कहते हैं कि हैंडराइटिंग रिफ्लेक्ट्स द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक हैंडराइटिंग को देख के एक पर्सनालिटी, एक पर्सोना बन जाता है। अगर ये बात सच है सर, तो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग तो सुभान अल्लाह है। मतलब वो क्या लिखते हैं, कितनी चिड़िया उड़ा देते हैं बीच में। और भाई डॉक्टर्स हैं, नेक्स्ट टू गॉड्स हैं, वो नेक्स्ट टू भगवान के बाद वही होते हैं। अगर ऐसा है तो सर डॉक्टर्स के लिए नेगेटिव पर्सनालिटी क्यों नहीं है? मतलब बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है ये कि क्या हैंडराइटिंग क्या दर्शाता है, एक इंडिविजुअल की हैंडराइटिंग आपको क्या दर्शाती है सर? एक मजे का किस्सा याद आया सर, आपकी बात डॉक्टर्स के ऊपर चली तो एकदम से ख्याल आया मुझे जी कि क्या हुआ कि एक डॉक्टर साहब ने कुछ दवाई लिख करके दी। पेशेंट गया मेडिकल स्टोर से, सारी दवाई ले ली। डॉक्टर ने कहा था कि दवाई लेकर के मुझे दिखाओ। पेशेंट आया नहीं। दूसरे दिन पहुंचा वो, तो डॉक्टर साहब ने डांटा कि यार तुमको बोला था दवाई दिखा दो, क्यों नहीं दिखाए? तो उसने कहा कि सर ये सामने जो लिखा था ये तो सब मिल गई थी, पीछे कुछ लिखा था ये मिली नहीं कहीं भी। तो बोला ये कुछ नहीं लिखा था, ये तो पेन चल रहा है नहीं चल रहा है ये चेक कर रहा था मैं सिर्फ। तो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग की बात हुई तो दिमाग में आया सर। मगर देखिए पर्सनालिटी जो है हैंडराइटिंग से पता चलती है, सही बात है बिल्कुल। आपका कैसा व्यक्तित्व है हैंडराइटिंग से पता चल जाता है। अब इसमें ऐसे समझिए कि बहुत बेसिक सी बात है, जो लड़कियां होती हैं ना फीमेल्स, इनको शुरुआत में अर्ली स्टेज में लिखावट में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लड़कों को ज़्यादा परेशानी होती है, मेल्स को ज़्यादा परेशानी होती है। शुरुआत में जब सीखते हैं तो मेल्स को इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल्स ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अक्षर समझने और बनाने में। ठीक। दूसरा आप ये देखिए कि जितने छोटे अक्षर, बहुत लोगों को देखा होगा बहुत छोटी छोटी हैंडराइटिंग लिखते हैं, ठीक है, जितना छोटी हैंडराइटिंग लिखने वाले लोग होते हैं ये थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं। ठीक। जो बड़े अक्षर लिखते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, काफी बड़े बड़े अक्षर। और जो औसत लिखते हैं, जो एवरेज साइज लिखते हैं, वो आसानी से घुलने मिलने वाले व्यक्ति होते हैं। अच्छा, ये साइज से पता चल सकता है हैंडराइटिंग के। जी। दूसरा आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कंजेस्टेड लिखते हैं, गैप्स बहुत कम होती है। जितना कंजेस्टेड होगी आपकी हैंडराइटिंग उतना आप जो है लोगों के बीच में से घिरे रहना पसंद करते हैं। ठीक। जितना आप डिस्टेंस ज्यादा रखते हैं, जितना गैप आपकी ज्यादा होगी हैंडराइटिंग में, उतना आपको आजादी पसंद होती है, उतना आप जो है अपनी फ्रीडम ज्यादा चाहते हैं, भीड़ में रहना पसंद नहीं करते हैं। ये देखा है। ठीक। फिर देखो फ्लो देखा होगा आपने कभी कभी, कुछ लोग होते हैं स्ट्रेट, सीधा जाता है उनका अक्षर। तो जो सीधा लिखते हैं ना वो लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हैं। जिन लोगों की हैंडराइटिंग राइट साइड में इंक्लाइंड होती है वो लोग जो है नए जो विचार, नए लोग, नए अनुभव, उसके साथ बड़ा खुलापन होता है उनका, इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक। अगर यही लेफ्ट साइड में रहती है हैंडराइटिंग इंक्लाइंड जो है लेफ्ट साइड में है जब, तो ये पता चलता है इससे कि वो अपने आप में रहना पसंद करता है ज्यादा। ठीक है, लेफ्ट साइड में अगर है। फिर देखिए बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि पेन बहुत दबा करके लिखते हैं, जितना हाँ बहुत पेन दबा देते हैं बिल्कुल। जितना पेन दबा करके आप लिखते हैं उतना वो कैंडिडेट या वो बच्चा जो है स्ट्रेस लिखता है उसका, ये स्ट्रेस का साइन होता है। ठीक है। जितना आप हल्का लिखते हैं, जितना पेन को दबाते कम है, उतना ही आप एम्पैथेटिक होते हैं, मतलब लोगों के प्रति उतनी आपकी सहानुभूति ज्यादा होती है। अच्छा। फिर जितना आप स्लो हैंडराइटिंग है, बहुत सारे लोगों को देखा होगा बहुत स्लो राइटिंग होती है उनकी। जो स्लो लिखते हैं, स्लो लिखने की पहचान क्या है कि ये प्री प्लान्ड होते हैं बहुत। ठीक है, पहले से सोची समझी बात जो है वो आप हर काम में प्री प्लान्ड रहेंगे। जितना आप देखेंगे कुछ लोग बड़ा राउंड शेप हैंडराइटिंग, बड़ी सुंदर सी हैंडराइटिंग, गोल गोल है ना, पेन उठता नहीं है उनका, बिल्कुल उसके साथ घूमता रहता है। जैसे इस तरीके जो हैंडराइटिंग होती है, जो गोल लिखते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, उनका नेचर जो है वो क्रिएटिव होने का होता है। फिर आपने देखा होगा कई लोगों को कि आई जो होता है, आई जब लिखते हैं तो आई बहुत बड़ा लिखते हैं,
बाकी हैंडराइटिंग थोड़ी ठीक, या बाकी अगर कैपिटल भी लिख रहे हैं तो आई कैपिटल में बड़ा होगा, बाकी कैपिटल छोटे होते हैं। ऐसा कुछ लोगों की आदत होती है। जो आई ज़्यादा लिखते हैं ये अहंकारी लोग होते हैं, ठीक है, वो एरोगेंट होते हैं। और जो आपने देखा होगा, अगर रनिंग हैंडराइटिंग है, आई के ऊपर डॉट लगाते हैं, जी, है ना? जी। तो जितना आप, कुछ लोगों को देखा होगा कि आई के बिल्कुल ऊपर डॉट लगाते हैं जी। और कुछ लोगों का आई के इधर उधर डॉट लगता है थोड़ा सा, है ना? जो बिल्कुल आई के ऊपर डॉट लगाते हैं वो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड और एक रूटीन में जीना पसंद करते हैं। अगर इधर उधर होता है तो ये क्या है, लेट लतीफ। कई लोगों को आपने देखा होगा कि आई लिखा है, उसके थोड़ा सा इधर कैजुअल अप्रोच जिसे कहते हैं। हाँ, तो वो उनको आप कहीं भी बुलाएंगे वो लेट होंगे। लेट लतीफ होने की एक निशानी होती है ये, ठीक है। ऐसे ही ओ जब बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि कई लोग ओ को पूरा नहीं बंद करते हैं, है ना, ओ खुला रह जाता है थोड़ा सा। जिनका ओ पूरा नहीं बंद होता है ये लोग बातूनी किस्म के लोग होते हैं, बहुत सोशल होते हैं ये लोग, इन्हें बड़ा गपशप मारना बहुत पसंद होता है। क्या बात है सर, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि आप ग्राफोलॉजी का कोर्स भी करके आए हो। नहीं, मैं यही सोच रहा था। का शौक है। एक्सपीरियंस में आपको बता दूं, ग्राफोलॉजी होती है स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग। सर इतने सारे ट्रेड्स आपने बताए जी, एक सवाल जहन में और उठा कि क्या हैंडराइटिंग का कोई रोल एसएसबी इंटरव्यूज में भी होता है? मतलब वहां पे जो एसेसर्स बैठे हैं, चलिए साइकोलॉजिस्ट साहब की बात करते हैं, क्या साइकोलॉजिस्ट को डीआईपीआर में जो ट्रेनिंग बॉडी है ये बताया गया है कि भाई उसका आई ऐसे जा रहा है तो उसकी ये पर्सनालिटी है, ओ ऐसे जा रहा है तो ये पर्सनालिटी है, वो आई बड़ा लिख रहा है तो ये पर्सनालिटी है, दबा के लिख रहा है तो ये पर्सनालिटी, मतलब क्या किसी प्रकार का साइकोलॉजिस्ट भी एनालिसिस निकाल रहा है उससे एसएसबी के इस पर्टिकुलर टेस्ट में? नहीं सर, इससे देखिए वहाँ पर ज़्यादा लेना देना नहीं है। वहाँ पर आपकी हैंडराइटिंग इतनी हो कि उनको पढ़ने में आ जाए और आपके जो मन में चल रहा है, जो आप कहना चाहते हैं वो उनको कन्वे हो जाए, उसी से लेना देना है। बाकी ऐसा कोई कोर्स नहीं कराया जाता उनको डीआईपीआर में। अच्छा, हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप कहानी लिख रहे हैं और आप अपनी कहानी को बार बार काटते हैं जी, या बहुत सारे लोग करेक्शंस देते हैं जी, ये दो चीज़ों की पहचान है। एक तो क्या है कि जो करेक्शंस बीच में डालते हैं ये मल्टीपल आइडियाज के साथ जीने वाले लोग होते हैं, ठीक है। और खास करके ये दिक्कत तब होती है जिन बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होता है, ठीक है, वो मल्टीपल आइडियाज के साथ डालते हैं। ये हमेशा आप कभी नोटिस करिएगा इस चीज को, मैथमेटिक्स जिनका फेवरेट सब्जेक्ट है वो मल्टीपल आइडियाज में आ जाते हैं। प्लस दूसरा क्या है कि जो काटते हैं बार बार, ठीक है, काटने से आपके क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, विचारों में जो आपके एक क्लैरिटी होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, तो ये आपका बिल्कुल नोटिस हो जाता है, ये समझ में आता है, वो रिमार्क में भी आता है। अच्छा, रिमार्क्स में आता है सर? जी बिल्कुल आता है। बट क्या उनको कोई कोर्स भी कराया जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई कोर्स नहीं कराया गया है। बट देखिए कहानी, क्योंकि आप जो स्टिमुलस आपको दिया गया है उसमें एक लिमिटेड टाइम में आपको रिस्पॉन्स देना है। अच्छा, ठीक है, तो वो जो रिस्पॉन्स है अगर लिमिटेड टाइम में आप उसको काट रहे हैं, इसका मतलब ये तो साफ समझ में आ जाता है कि इसके विचार एक जैसे, मतलब क्लैरिटी नहीं है, ये थोड़ा सा अनक्लियर रहते हैं लाइफ में। अच्छा, ठीक सर, इसी सवाल का एक और एक्सटेंशन है, मुझे पता है मैं आपका कीमती समय लेके बैठा हूं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चलिए साइकोलॉजिस्ट को ओवर पार कर देते हैं और पीआईक्यू फॉर्म पे बात करते हैं। पीआईक्यू फॉर्म पे काटा पीटी है, ओवर राइटिंग है। मुझे याद है मेरे फादर जब एसएसबी लेते थे तो वो एक एक कैंडिडेट को 2-2, 3-3 बार पीआईक्यू फॉर्म भरवाते थे, ताकि, और अगर कुछ कट जाता था तो मतलब बस नकल पे मारा नहीं उन्होंने और सब कुछ किया। हाँ, इतना डाटा है। इसका मतलब पीआईक्यू फॉर्म में भी कुछ ना कुछ हैंडराइटिंग का जरूर रोल होगा। 40% आपका जो पर्सोना क्रिएट होता है किसी के दिमाग में वो आपके पीआईक्यू फॉर्म से बनता है। देखिए सर क्या है, दो चीजें समझने वाली। पीआईक्यू, आप साइकोलॉजी का टेस्ट दे रहे हैं, आपको एक लिमिटेड टाइम है रिस्पॉन्स करने के लिए, बट पीआईक्यू फॉर्म को बड़े इत्मीनान से भरते हैं, ठीक है। वहां कोई जल्दबाजी नहीं है कि 2 मिनट में 5 मिनट में भर के दीजिए, आराम से भर रहे हैं। तो वहां पर साफ सुथरा पीआईक्यू फॉर्म होना बहुत जरूरी है। प्लस पीआईक्यू फॉर्म भरते समय सिर्फ अपना नाम कैपिटल में लिखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरा पीआईक्यू फॉर्म ही कैपिटल लेटर्स में भर देते हैं, ऐसा ना करें।
आप सिर्फ जहां लिखा है कि इन कैपिटल लेटर्स, वो पहली एक लाइन में लिखा हुआ है, बाकी सब जगह आप अपनी रनिंग हैंडराइटिंग में, साफ सुथरी हैंडराइटिंग में जितना बेहतर PIQ फॉर्म उतना बेहतर आपकी इमेज बनने वाली है। ये ध्यान रखिएगा, 40% आपका पर्सोना। ठीक है, जो 2 जगह आपका PIQ फॉर्म गया, एक साइकोलॉजिस्ट और एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास। दोनों जब आपको असेसमेंट प्रोसेस में लाते हैं, उससे पहले आपका PIQ फॉर्म गौर से पढ़ा जाता है और फिर एक आपकी छवि अपने दिमाग में बनाई जाती है, एक पर्सोना क्रिएट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका असेसमेंट होगा, आपका इंटरव्यू, आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर बुलाएंगे तब जब आपका PIQ फॉर्म पढ़ करके उनके दिमाग में आपकी एक छवि तैयार हो गई, या आपके साइकोलॉजिस्ट आपका डोजियर तभी खोलेंगे जब आपका PIQ फॉर्म पढ़ करके एक छवि उन्होंने आपके दिमाग में तैयार कर ली अपने। अच्छा। अब उसके बाद आपके रिस्पॉन्सेस को देखेंगे कि जो पर्सोना उन्होंने तैयार किया है अपने दिमाग में बाय द इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू, और जो उन्होंने आपके रिस्पॉन्सेस से आपकी एक अलग एक जो पर्सनालिटी देखी, क्या ये दोनों मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये बहुत मायने रखता है। PIQ फॉर्म साफ सुथरा होना चाहिए, अगर वहां काटा तो फिर वो बहुत ही केयरलेस इंसान है फिर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इनपुट। और अब मुझे समझ आया कि हैंडराइटिंग का एक अहम रोल है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज में, मतलब हिडन रोल है जो एस्पिरेंट्स को नहीं पता चलता। हाँ, आप बहुत स्लो लिख रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि आपकी 2-3 कहानियां अगर पूरी नहीं हो रही हैं तो यू आर लेस ऑर्गेनाइज्ड, और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ये सीधा आपका फैक्टर 1 लो करता है। ठीक है, फैक्टर 1 की क्वालिटी है ये। तो आप अगर ऑर्गेनाइज नहीं है, इसलिए आप अपने समय को आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप कहानी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग आउटकम पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ज़्यादा हो गया तो फिर ये समझ में आ जाता है कि यार ये कैंडिडेट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी नीचे चली जाएगी। तभी तो मैं बोलता हूँ ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। पिछले 20 सालों से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लगातार सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की ट्रेनिंग कराता आ रहा है, जिसके बीज मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने बोए थे। आज उस पौधे को पानी कर्नल पंकज सर एंड कैप्टन SK सर डाल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। अगर आपका लक्ष्य भी फौज में अफसर बनने का है तो सही ट्रेनिंग लीजिए, सही प्रोग्राम में एनरोल होइए। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।